हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड लेट्स बिगिन। रिवाइज करते थियरी ऑफ द कॉस्ट। पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। बहुत तगड़ी तरीके से अपन रिवाइज करने वाले बेटा। आ जाइए जल्दी से जल्दी। लेट्स गो। आइए 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 आइए। ए भाई, रुक जा। एक सेकेंड, देख लेते हैं परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लिंक एकदम से सही है। आ जाइए। सही है, चलो एकदम परफेक्ट है भाई अभी। ओके लेट्स गो बेटा। रिवाइज कर लेते बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, काफी लेट हो गया अपना आज सेशन, ये लिंक में और उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए, अब जितना भी टाइम है तगड़ी तरीके से एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। थियरी ऑफ द कॉस्ट। भैया कॉस्ट के बारे में अब यहाँ पे अपन पढ़ाई करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ द कॉस्ट। पहले तो हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। हम ऐसा एक्सपेंडिचर जो कोई भी गुड्स को या कोई भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लगाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द सर्विस या कॉस्ट ऑफ द गुड्स बोलेंगे। कॉस्ट तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी मनी कॉस्ट, एक होती है रियल और एक होती है इकोनॉमिक। मनी कॉस्ट की बात करें तो एक्चुअल मनी का जब आप पेमेंट करोगे, एक्चुअल मनी का आप जब पेमेंट करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि कैश में ही पेमेंट किया, बैंक बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो। मतलब जब आप पेमेंट कर रहे हो उसे बोलेंगे मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब वो एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस करता है, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस करता है जिसके कारण आपका आउटपुट ज्यादा आता है, उसे बोलते हैं रियल कॉस्ट। और फिर हमने बात की थी बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में तीन तरीके का, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब सेम तरीके से भैया एक्सटर्नल फैक्टर को जो भी अपने को पेमेंट करना है उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है नॉशनल कॉस्ट। देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नॉशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई चीज है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास नहीं होती तो हमें उसे हायर करना पड़ता या कहीं से परचेज करना पड़ता। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि आपके पास ऑफिस है, अगर आपके पास वो ऑफिस अपनी नहीं होती तो आपको रेंट पे लेना पड़ता, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है। और नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो भी एंटरप्राइज को रिक्वायर्ड अमाउंट है टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, देखो नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द एंटरप्रेन्योर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में रहने के लिए जितना भी आपको पैसा चाहिए उसे अपन बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग बेटा। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेनिफिट फोरगॉन ऑफ बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। उसका जितना भी आपने बेनिफिट फोरगॉन किया, मतलब आपने वो बेनिफिट नहीं लिया, क्यों? क्योंकि आप बेस्ट के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए, आप दो जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक जगह आपको 15,000 का रिटर्न मिलेगा, एक जगह आपको 8,000 का रिटर्न मिलेगा। डेफिनेटली आप 15,000 जहां पे रिटर्न मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था? 8,000। तो जो आपने फॉरगॉन किया, भैया मुझे ये बताओ, आपने 8,000 में लगाया होता तो 15,000 में नहीं लगा पाते, और 15,000 में लगाते तो 8,000 वाले में नहीं लगा पाते। तो आपने 15,000 में लगाया, इसलिए आपको 8,000 का बेनिफिट जाने देना पड़ा। तो आपको एडिशनल प्रॉफिट कितना हो रहा है? ठीक है, तो जो 8,000 है उसे अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते हैं भैया। इसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बट आपने जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है वीट और राइस का एग्जाम्पल दिया है। अगर आप वीट सी पॉइंट पे प्रोड्यूस करोगे तो आपको डी पॉइंट पे राइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट अगर आप वीट का प्रोडक्शन बड़ा यहाँ पे कम करोगे तो ही आपका राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो वीट को ज्यादा प्रोड्यूस करो या तो राइस को ज्यादा प्रोड्यूस करो। यहाँ पे क्या होता है भैया? रिसोर्सेस आर लिमिटेड और सेम आपका रहता है, इसलिए। एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भैया टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये कहना चाहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कहां कहां पे काम में आ सकता है। सबसे पहली चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। अब मेरी बात ये बताओ बिजना, कि अगर आपको किसी लेबर को हायर करना है, किसी पर्सन को हायर करना है, ठीक है, आपको किसी पर्सन को हायर करना है, आपको उसको सैलरी देनी है, तो मेरे को ये बताओ, आप वो सोचो कि उसको दूसरी कंपनी कितना दे रही है, उससे या उतना या उससे ज्यादा आप देना चाहोगे तभी वो रुकेगा आपके वहां पे।
सिंपल सी बात है। इसीलिए फैक्टर प्राइस कौन से डिसाइड करनी है वो भी आपको हेल्पफुल रहता है कि भैया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, सामने वाले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो कि उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उसको वहां से कितना मिल रहा है, हम एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा देने का जरूर से ट्राई करेंगे, तभी वो यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, मतलब वो ज्वाइन करेगा। अगर वो ऑलरेडी एम्प्लॉई है तो हम क्या करेंगे, उसका वेजेस उतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर प्राइस डिटरमाइन करने में बहुत काम में आता है। दूसरा चीज प्रोडक्शन में काम आता है, कंजम्पशन में काम आता है, आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट का मतलब ये होता है जैसे कि मिस्टर एक्स आपके वहां पे जॉब लेने के लिए आया, ठीक है, तो उसको दूसरी जगह पे 20,000 की जॉब मिल रही है, आपने बोला भैया मैं आपको 30,000 दे दूंगा, तो आपने कितना ज्यादा दिया, 3,000 रुपीज ज्यादा दिया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। एक्चुअल रिसीव्ड माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भैया, एक्चुअल रिसीव्ड उसके लिए कितना 23 माइनस अपॉर्चुनिटी कितना था 20 भैया, तो कितना हुआ 3। तो ये बोलता है इकोनॉमिक रेंट भैया। तो इकोनॉमिक रेंट डिटरमाइन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत काम में आता है। थर्ड वन इज डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न, मतलब मैं कितना, कौन सी प्रोडक्ट को कितना कंज्यूम करूं, मतलब कितना परचेज करूं, वो मेरे को बताता है भैया कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, फोर्थ वन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, ये भैया जो है वो आप कस्टमर के व्यू पॉइंट ऑफ से भी देख सकते हैं और रिटेलर के व्यू पॉइंट ऑफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कंजम्पशन देखने जाए तो अपन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है वो देखेगा मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या बी बनाऊं, बी बनाऊं या ए बनाऊं। ठीक है, तो वो भी उसके लिए काम में आता है। फिफ्थ वन इज डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब मैं आर्म गुड्स बनाऊं या फिर सिविलियन गुड्स बनाऊं, तो इसके लिए भी क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बहुत काम में आता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैं बहुत ऊपर ऊपर से मतलब सही तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट समझ में आ गया, कितना वो कौन सा मुझे परचेस करना चाहिए ये समझ में आ गया, कौन सा मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये क्यों डिसीजन आप लोगे, भैया ए से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, बी से इतना हो रहा है, या अगर मैं बी की जगह, बी में मुझे अगर बी की जगह मैं कोई और प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या अगर मैं बी बना रहा हूँ तो उसमें जो मैं रॉ मटेरियल ए का यूज कर रहा हूँ उसकी जगह मैं कोई होमोजीनियस दूसरा यूज करूँ तो ए में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अल्टीमेटली पूरा ये आप ना, आप जब इंटर में जाओगे तो पूरे चैप्टर्स आते हैं भैया, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, पूरा कॉस्टिंग में बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत इजी होता है, बहुत मजेदार चैप्टर होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे काम में आता है। फिर डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब आर्म गुड्स बनाने हैं या सिविलियन गुड्स बनाने हैं। ठीक है, तो जिस पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है उस पे आप जाओगे। ठीक है, फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी खुद की खर्चे भैया, प्राइवेट अपने खुद के खर्चे, प्राइवेट समझ में आता है, प्राइवेट मतलब अपना कुछ। ठीक है, तो प्राइवेट खर्चे, प्राइवेट कॉस्ट मतलब प्राइवेट खर्चा आपका प्रोडक्शन का खर्चा। सोशल, सोशल गैदरिंग ऐसा नहीं समझते, सोशल गैदरिंग ऐसा, सोशल कॉस्ट भैया सोसाइटी के लिए की गई कॉस्ट। ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या क्या कॉस्ट करोगे भैया, आपने एयर फिल्टर लगा दिया, ठीक है, कहीं पे आपने काफी सारे पेड़ लगाए, पौधे लगाए, वो सब चीजें क्या है, वो भैया है भैया सोशल कॉस्ट। तो उसे बोलते हैं सोशल कॉस्ट। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी डैमेज कर रहा हो नेचुरल रिसोर्सेज को, या डैमेज नहीं भी कर रहा तो भी आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। ठीक है, फिर आते हैं भैया कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में हमने देखने वाले, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी का आउटपुट देखेंगे, उसे बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन। क्या भैया, आपका इनपुट एंड आउटपुट का जो होगा रिलेशन उसे बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है भैया, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, उसे आप फंक्शन को बोलेंगे भैया आपका कॉस्ट फंक्शन। फिर हमने देखा था शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट मतलब कैसी कॉस्ट, जो टोटल में फिक्स रहती है, जो टोटल में फिक्स रहती है, जैसे कि महीने का रेंट 20,000 फिक्स है, सैलरी महीने की 15,000 फिक्स है भैया 1% की। ठीक, तो वो कौन सा है, वो भैया फिक्स कॉस्ट है आपका। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरी होता रहता है, वेरिएबल नाम से ही पता चलता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। ठीक है, इट वेरी डिपेंड्स ऑन दिस, ऐसा अपन बोलते हैं, पता है, वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, चेंज होना, तो वेरिएबल, चेंजेबल। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कॉस्ट कैसी है भैया, ये कॉस्ट है आपकी चेंजेबल। चेंजेबल मतलब जितना प्रोड्यूस करोगे उतना खर्चा लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, एक पेन को बनाने के लिए 10 रुपए का मटेरियल चाहिए, तो एक पेन बनाओगे तो मटेरियल का कितना खर्चा लगेगा, 10 रुपए, वेरी सिंपल। दो पेन बनाओगे तो 20 रुपए, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं लगेगा भैया, मटेरियल कौन मशीन खा जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना भाई। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना खर्चा लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है। क्या समझ में आया, एक यूनिट का 10 रुपए, 2 यूनिट का 20 रुपए, मतलब पर यूनिट सेम रहा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपका भैया क्या होता है, सेम होता है, कई बार चेंज होता है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाते हो, आउटपुट बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि आप बल्क में परचेस करते हो। बट नॉर्मली आपका अगर देखने जाए सेम प्रोडक्शन पे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है भैया, कांस्टेंट रहता है पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट अगर आप देखने जाओ तो वो टोटल में सेम रहता है, कितना बढ़िया, टोटल में। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अब मेरे को ये बताओ, फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल इज 25,000, कितना है, 25,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है।
आपने एक ही यूनिट बनाई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? 25,000। ओके, आपने 10 यूनिट बनाई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट 25,000। टोटल यूनिट आपने बनाया 10, तो आप 25,000 डिवाइड बाय 10 करोगे, पर यूनिट आपको मिल जाएगा कितना? 2500 पर यूनिट। इसका मतलब ये है जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल सेम रहेगा, बट आप जो डिवाइड बाय यूनिट्स कर रहे हो, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे भैया उसमें बट जाएगा, ज्यादा बटेगा। पहले एक यूनिट में बट रहा था तो 25,000 का 25,000 सीधा उसी को जा रहा था, फिर 10 में बटा तो 2500 जा रहा है। आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपका कम होता जाएगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में भी सेम है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बट फिक्स कॉस्ट तो बढ़ता जाएगा, तो क्या होता जाएगा भैया? तो भी आपका टोटल कॉस्ट जो है मतलब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो भी आपका क्या होता जाएगा? वो भी आपका कम होता जाएगा। फिक्स कॉस्ट डोंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, समझ में आता है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए ओके, एक और चीज आपको बतानी है, फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती भाई। रेंट 25,000 है तो है, आप प्रोड्यूस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट आपको देना ही देना है। वेरिएबल कॉस्ट भैया जीरो हो सकता है, आपने एक भी पेन प्रोड्यूस नहीं की, मटेरियल का खाक पैसा लगेगा 0 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, बट फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। चलिए आ जाइए, फिक्स कॉस्ट नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। ठीक है, फिक्स फैक्टर के साथ रिलेटेड है, वेरिएबल फैक्टर के साथ। डू नॉट बिकम जीरो, बिकम जीरो। कंटिन्यू प्रोडक्शन नॉट रिकवर्ड इवन फिक्स कॉस्ट। देखो अगर फिक्स कॉस्ट आप कवर नहीं भी कर पा रहे हो ना, फिक्स कॉस्ट अगर आपकी कवर नहीं भी हो रही है तो भी प्रोडक्शन चालू रखिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि एटलीस्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करनी ही चाहिए, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो आपको कवर करनी ही चाहिए। अगर आपको ये पेन बनाने में टोटल खर्चा 10 रुपए लग रहा है, ठीक है, और आप इसे बेच रहे हो 12 रुपए में, इसका मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर लिया। हाँ भैया कवर कर लिया, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा? वो प्रॉफिट नहीं है भाई, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अभी माइनस करना बाकी है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो वर्ड अभी आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। 12 रुपए में आप बेच रहे हो, 10 रुपए इसका प्रोडक्शन का खर्चा है फिक्स कॉस्ट के अलावा, ओनली वेरिएबल की बात करूं तो आपने वेरिएबल कवर कर लिया। हाँ, इसका मतलब ये आपको प्रोडक्शन चालू रखना है। आप बोलोगे भैया फिक्स कॉस्ट वहां पे 25,000 पड़ा है कोने में, उसको कौन माइनस करेगा? हमने तो सिर्फ 10 यूनिट बनाए, हमारे पास बचे 20 रुपए और 25,000, तो भैया घाटा हो रहा है हमारा, तो हम प्रोडक्शन क्यों चालू रखेंगे? बेटा देखो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप नई फर्म हो सकता है आपकी फिक्स कॉस्ट आपने ज्यादा कर दी, ठीक है, आपने फैक्ट्री इतनी बड़ी लगाई कि आप 1,00,000 यूनिट बना सकते हो। कितने? 1,00,000। बट अभी आप नए नए हो भाई, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है, लोग लेके आ रहे हो, मशीन लगा रहे हो, प्रोडक्शन अभी आपका शुरू हुआ है, लोग आपको जान रहे हैं, तब भैया आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। आपको एक यूनिट से 10 रुपए मिल रहे हैं, आपने 10,000 यूनिट बनाए, आपको टोटल कितना मिला? भैया हमें 20,000 मिला। ठीक है, पहले तो 12 रुपए में आपने बेचा और 10 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो गई। हाँ भैया चलो 12 में से 10 को हटाओ, बचा कितना आपके पास? 2 रुपए बचे, और आपने 10,000 यूनिट बनाए, तो टोटल आपके पास बचा कितना? भैया हमारे पास 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 मेरे पास अभी पैसा है, बट फिक्स कॉस्ट तो 25,000 है, मैं फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इश्यू नहीं है भैया, प्रोडक्शन चालू रखिए। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल कॉस्ट कमिट कर दिया। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। आपने इस महीने 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपने 20,000 यूनिट को बेचा, 20,000 यूनिट को बेच के आप बना के आपने बेचा। अब 12 रुपए में बेच रहे थे, 10 रुपए में पड़ रहा था, 12 माइनस 10 2 रुपए बचे, बट अब कितने यूनिट है? 20,000 है, 20,000 इंटू 2 40,000, फिक्स कॉस्ट कितना? 25,000, आपका प्रॉफिट बन गया 15,000। तो ये कहना ये चाहता है भैया कि अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बस आपको ध्यान ये देना है कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, सेल बढ़ाइए, आप फिक्स कॉस्ट को कभी ना कभी जिंदगी में जरूर सबमिट कर लोगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इतनी चीज जरूर से ध्यान में रखें कि आपका फिक्स कॉस्ट, आपका वेरिएबल कॉस्ट सॉरी एटलीस्ट कवर हो जाना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट में आप घाटा करोगे, मतलब 10 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, आप 9 रुपए में बेच रहे हो, भैया वहीं पे लॉस जा रहा है, आप फिक्स कॉस्ट को जिंदगी में कवर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से लॉस है, वेरिएबल कॉस्ट में ही लॉस है। समझ में आ रही है? चलो तो आई होप आपको डेप्थ में समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट करोगे तो आपको टोटल आउटपुट है, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो कर्व होगा ना, कर्व, टोटल कॉस्ट का कर्व ऑलवेज ऑलवेज कहां से शुरू होगा? टोटल कॉस्ट का कर्व ऑलवेज फिक्स कॉस्ट से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में मिनिमम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो फिक्स कॉस्ट जितना तो लगना ही लगना है, इसलिए शुरुआत यहां से होगी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, टोटल कॉस्ट शुरुआत होती है फिक्स कॉस्ट से और फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, शॉर्ट रन की बात करें।
तो ठीक है, और दोनों के और जैसे जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बेटा? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस, देखो मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब आप वेरिएबल को इधर लेके जाओ तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या है भैया? फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बतलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, लेट्स गो। शॉर्ट रन में यहाँ पे, अब भाई देखो इसमें काफी सारे काफी सारे काफी 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 गलतियां दी हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर के डिजिट को तो मैं उठाऊंगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो भैया दूर से राम राम। ठीक है, अब मैं बस इतना बोलना चाहूंगा बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये डिजिट के ऊपर मत जाइए हुआ। ठीक है, आउटपुट आपको दिख रहा है? हाँ भाई मेरा हाथ कैसे कट गया? आउटपुट दिख रहा है, हाँ। टोटल फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, हाँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, ओके। मेरे को ये बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा, हाँ होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट मतलब बी डिवाइड बाय ए, ऊपर लिखा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, बी डिवाइड बाय ए दिख रहा है, किधर गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट बी डिवाइड बाय, हाँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सी डिवाइड बाय ए, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। एसी डी डिवाइड बाय ए, डी कहाँ गया भाई? ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो एवरेज कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। भैया एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो एडिशनल खर्चा लगा उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल लिखते हैं। मार्जिनल मतलब एडिशनल। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? टी एन माइनस टी एन माइनस वन होता है। ठीक है, मतलब अगर सेकंड का मुझे ढूंढना है कि कितना मार्जिनल कॉस्ट हुआ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, मतलब एडिशनल कॉस्ट कितना लगा? 34 माइनस 28.6। इस तरीके से होता है। एवरेज कॉस्ट का, आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं भैया। ठीक है, इस कर्व को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप बोलते हैं। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट, भैया फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। इवन आप 10 रुपए का खर्चा कर रहे हो और करोड़ों यूनिट बना रहे हो तो भी 0.00000001 लगना ही लगना है। इसीलिए कभी एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगी, इसलिए ये डाउनवर्ड में आएगी, बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी भाई। ठीक है, टच नहीं करेगी। चलिए, उसके बाद हमने देखा था बेटा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखा था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखा था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का होता है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट देखा था, टोटल क्वांटिटी डिवाइड, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो ये भी आपका यू शेप का बनता है। मार्जिनल कॉस्ट आपका बोला था भैया, मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय, सॉरी, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर टीसीएन, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। पिछले यूनिट का जितना भी टोटल कॉस्ट है उसको अपन माइनस करेंगे। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट भी, ये भी यू शेप का रहेगा, बट मार्जिनल कॉस्ट जल्दी से रिएक्ट करता है। एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट जल्दी से रिएक्ट करता है, क्यों? अगर मार्जिनल कॉस्ट पहले 8 था, फिर अगर वो 15 हो गया, तो एकदम से यहां से ऊपर जाना शुरू कर देगा। वही एवरेज कॉस्ट भैया, ये 15, अगर 15 यूनिट है तो बिक जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 1 ही रुपए से बढ़ेगा। तो ये 8 होगा तो सिर्फ कितना होगा? एवरेज कॉस्ट 9 होगा, मतलब वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, एवरेज हो जाती है। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट 15 रुपए भी बना है और अगर आप 15 यूनिट बना रहे हो, मतलब 1 रुपए का ही आपका एवरेज कॉस्ट में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट उतना रिएक्ट नहीं करता। अगर देखो अपवर्ड जा रहा है तो भी मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले दौड़ेगा, डाउनवर्ड जा रहा है तब भी मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले दौड़ेगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या रहता है? एक मतलब रिएक्ट जरूर से करता है, अपर जा रहा है तो अपर भी जाएगा, डाउन जा रहा है तो डाउन भी आएगा, बट थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कर्व एंड एवरेज कॉस्ट आ जाओ भैया। देखो मैंने यहाँ पे बताया था, देखो मार्जिनल कर्व पहले डाउन जा रहा है, पहले भाई डाउन जा रहा है तो पहले गया, देखो डाउन में ये डाउन साइड है, अब जा रहा है तो भैया ये पहले ऊपर चला गया। समझ में आ रही है बातों को? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करता है भैया, क्योंकि 1 यूनिट का होता है। यहाँ पे 5 था, 10 हो गया, सीधा यहाँ पे आ गया, और ये 5 से 10 होगा, तो भैया यहाँ पे जो 5 आपका एवरेज कॉस्ट चल रहा होगा, 10 के कारण शायद 1-2 रुपए का फर्क पड़ेगा, तो 6 तक आएगा, क्योंकि एवरेज निकालना है ना अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्क आता है। और जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, वहां पे भैया ये क्या करता है? यहां से भैया मार्जिनल कॉस्ट आपका निकलता है। ठीक है, आ जाइए,
ठीक है, तो कहां पे कट करता है? जब एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एमसी कर्व कट द एसी कर्व व्हेन एसी कर्व इज अ मिनिमम, एसी इज अ मिनिमम, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये हमने देखा था शॉर्ट रन का। अब देख रहे हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा? लॉन्ग रन में आपको अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती है, मेथड्स दिखाई जाती है, प्लांट की कैपेसिटी दिखाई जाती है, और फिर आपको बोलते हैं भैया आपको कितना आउटपुट चाहिए। हम फॉर एग्जांपल आउटपुट चाहिए यहाँ पे, यहाँ हमें आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऊपर सीधा देखेंगे कि कहाँ पे मेरे को मिनिमम कॉस्ट आ रही है, तो मैं देखूंगा आइला, इधर मेरी आ रही है मिनिमम कॉस्ट, तो मैं जाऊंगा किसके साथ जाऊंगा? SAC4 के साथ में जाऊंगा। ठीक है, और इस प्रोडक्शन प्लांट के साथ में जाऊंगा। अगर मैं इसके साथ जा सकता हूं, अगर मैं इसके साथ भी जा सकता हूं, बट यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। यहाँ पे देखने जाएगी तो कॉस्ट इधर आएगी, यहाँ पे देखने जाएगी तो कॉस्ट इधर आएगी, तो यहाँ पे कॉस्ट लोअर होगी, तो जहां पे लोअर कॉस्ट होगी उसको अपन क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉन्ग रन के लिए। अब आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, और डिस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। आपको प्रोडक्शन बढ़ाने से मतलब स्केल करने से, आपका प्रोडक्शन को स्केल करना है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। स्केल मतलब बढ़ाना। आप जब स्केल कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तब आपको क्या बेनिफिट हो गए, क्या डिसएडवांटेजेस हो गए। अब देखो इकोनॉमिक ऑफ स्केल ने इन्होंने कैसे बनाया पता है? कुछ इस तरीके से बनाया इकोनॉमिक ऑफ स्केल। उसमें इन्होंने क्या किया? दो पार्ट किए। एक किया भैया इंटरनल, इंटरनल, और एक किया भैया एक्सटर्नल। अब इंटरनल में भी इन्होंने दो पार्ट किया, एक इकोनॉमिक्स, दूसरा डिस इकोनॉमिक्स। यहां पे एक्सटर्नल भी सेम तरीके से किया। इकोनॉमिक्स आप अपनी रिवीजन नोट में ऐसे बना सकते हो, डिस इकोनॉमिक्स। अब आपको क्या करना है? इकोनॉमिक्स के नीचे जितने भी पॉइंट है ऐसे डैश 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 करके लिख दो, डिस इकोनॉमिक्स के नीचे डैश डैश डैश, यहाँ पे भी एक्सटर्नल में भी। तो इससे क्या होगा? एक ही पेज में आपके सारे आ जाएंगे और आपको याद रखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी अगर आपको जगह मिलती है तो इस तरीके से आप जरूर से बना सकते हो। चलो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आ जाओ बेटा, रेडी टू गो? जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। चलिए एक सेकेंड, मैं पानी पी लूं। और भाइयों सुनो, अभी इकोनॉमिक्स का पूरा 4 चैप्टर का मेरे को रिवीजन करवाना है, तो प्लीज जिनका भी बाकी है 1 to 4 प्लीज देख लेना। ठीक है, तो पूरा वन शॉट रिवीजन उसका कर लेंगे। भले ही 4-5 घंटे जाएंगे, बट पूरा एक ही स्लॉट में करेंगे। बीच में आपको ब्रेक देंगे 10-15 मिनट का, बीच बीच में देते रहेंगे 1-2 घंटे के बाद। बाकी पूरा करना है। फिर अकाउंट्स का BRS हो जाएगा तो BRS तक का कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना कौन सा है? लॉ। लॉ में ICA हो जाएगा तो ICA के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। तो ये मेरे को करवाना है भाई। ठीक है, तो अभी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, बट रिवीजन के बाद तुरंत ही आपका टेस्ट आ जाएगा, मतलब MCQ वाला आ जाएगा। लिखने वाला चाहिए तो लिखने वाला भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो भी अपन लाइव ही लेंगे। मैं आपको MCQ यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में अपन लाइव करेंगे, वहां पे आपको MCQ का ऑप्शन सब मिल जाएगा। तो पूरा लाइव करेंगे, तगड़े वाले क्वेश्चन आप सोच के रह जाओगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किए हुए आपके लिए। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का समझ में आ गया? हाँ। Economics of scale reduction in the per unit of the product cost of production as the volume of the production increase। अब सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम होनी ही होनी है। क्यों होनी है? जैसे कि आप डिमांड देखोगे या कोई बड़ा मॉल देखोगे, उन वहां पे देखोगे तो मार्केट से कम प्राइस में क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं। अगर आप बड़ा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे, ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको सस्ता पड़ेगा। पहले आप फॉर एग्जाम्पल 500 केजी का रॉ मटेरियल मंगवाते थे और एक ट्रक में आता था, ठीक है, और उसका भाड़ा लगता था आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, तो आपको कितना पड़ रहा था? 2 रुपए पर यूनिट पड़ रहा था। आपकी टोटल कॉस्ट 10 रुपए की थी, उसमें से 2 रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन के जा रहा था। बट उस ट्रक की कैपेसिटी है 2000 केजी की, और आप मंगवा रहे थे 500 केजी, क्योंकि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी भाई। आप आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आपने 2000 केजी फुल मंगवाना शुरू कर दिया,
तो अब आपका क्या होगा 0.5 रुपीज हो जाएगा पर यूनिट का प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो 2 रुपए का था। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं भैया रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। क्यों रिडक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो चलो पहले बात करते हैं इंटरनल, फिर बात करते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बेनिफिट होंगे और विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाला है। लेट्स गो विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर इकोनॉमिक्स। देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपको ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए मतलब आप पहले क्या था 2 लेबर चाहिए 3 लेबर चाहिए, तो आप क्या करते थे ऐसे लेबर हायर करते थे जो सारे काम कर सके। अब आपको ज्यादा लेबर चाहिए तो आप क्या बोलोगे, भैया इनपुट में कौन माहिर है उसको हायर करो, आउटपुट में कौन माहिर है उसको हायर करो, मशीन मेंटेनेंस में कौन हायर है, कौन भैया मेंटेनेंस कर सकता है उसको हायर करो, एक मैनेजर को हायर करो। ये कब कर सकते हो, जब आपको ज्यादा एम्प्लॉय को भैया लेके आना है तब। तो यहाँ पे आपका क्या होगा स्पेशलाइजेशन होगा प्लस डिवीजन ऑफ वर्क होगा। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवाइड करना भाई, ठीक है। दूसरी चीज मतलब आपको क्या मिलेगा, एक स्पेशल लेबर मिलेगा हर काम के लिए, तो आपका काम क्या होगा अच्छा होगा, क्वालिटी ज्यादा मिलेगी आपको, वेस्ट कम हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, अब आप क्या कर सकते हो, पहले आपको 500 यूनिट प्रोड्यूस करना था, अब आपको 20-20 हजार प्रोड्यूस करना है, तो आप बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, परचेज कर सकते हो। बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी उसमें आएंगे, क्वालिटी मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये टेक्निकल का भी क्या होता है बेनिफिट होता है। तीसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक, अब देखो इतना सारा ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक मैनेजर भी रख सकते हो जो सारी चीजों को हैंडल करे, भाई सही से प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं जा रहा, लेबर ऐसे ही वेला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैनेजर आपको क्या करता है, वो भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। मतलब डिसीजन ले सकता है कि कौन सा प्रोड्यूस करना है कौन सा नहीं करना है, किसको कहाँ पे भेजना है, सब डिसीजन ले सकता है। फोर्थ वन मार्केटिंग इकोनॉमिक, ठीक है भैया अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप 500 यूनिट बेचो या 5000 बेचो, मार्केटिंग कॉस्ट जितना आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का खर्च करना है तो 1 लाख का खर्च कर, अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो पर यूनिट 100 रुपए का खर्चा आ रहा है मार्केटिंग का। वही चीज अगर आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो तो सिर्फ 1 रुपए का आएगा आपके 1 लाख के मार्केटिंग खर्चे के सामने, तो पर यूनिट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, भैया आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो, आपका एक बड़ा बहुत नाम है, ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, तो आपको कभी भी लोन चाहिए, आप सिर्फ फोन घुमाओगे एचडीएफसी चड्डी फंसी मेरे को लोन चाहिए, क्या भैया चड्डी फंसी मेरे को लोन चाहिए, देगा हाँ, वो बोलेगा साहब घर पे आके दे जाएंगे, ठीक है टेंशन नहीं है। तो उसे क्या बोलते भैया फाइनेंशियल इकोनॉमिक, मतलब वो बेनिफिट होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भैया देखो आपका प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिसर्च कर सकते हो, वो सब चीजें कर सकते हो भैया। छोटी फर्म में रिसर्च काय को करोगे, खर्चा मतलब पैसे कहाँ से लेके आओगे इतना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एमसीक्यू एमसीक्यू। ओके सेवेंथ वाला इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने एशियन पेंट वाला एग्जांपल दिया था आपको, याद है रेगुलर क्लास में, कि भैया अपना ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। ओके आई एम सॉरी। चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, इकोनॉमिक रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जैसे कि अब अगर भैया बड़ी कंपनी है तो उसके अलग अलग जगह पे स्टोरेज होंगे, तो उसको रेंट पे स्टोरेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया किसी का स्टोरेज है वहां पे रख दो। दूसरी चीज आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा, देखो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा आपका, अलग अलग जगह पे स्टोरेज होगा, ठीक है, हर जगह पे बेच रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है, कलकत्ता से ऑर्डर है, आप देखोगे नियरेस्ट कौन सा स्टोरेज है जहां पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप सीधा बेच दोगे, तो वो भी आपका खर्चा क्या हो जाएगा कम होता जाएगा, ठीक है। फिर रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक, आप डाइवर्सिफाई करते हो बिजनेस को, ठीक है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपने एशियन पेंट बनाया, फिर आपने एशियन मेडिसिन बना दी, एशियन एजुकेशन बना दिया, भैया कुछ भी बना दिया, ठीक है, स्टडी बड़ी क्लब का डाइवर्सिफाई कर रहे हैं भैया, ठीक है, हर चीज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज है भैया इसको डाइवर्सिफाई करना मतलब अलग अलग फील्ड में लेके जाना, डाइवर्सिफाई करना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मेरे को नहीं आया, मतलब याद नहीं आ रहा है वर्ड,
दिल में है पर दिमाग में नहीं है, ऐसा जबान पे नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वो होता है भैया डाइवर्सिफाई बिजनेस करना। तो इतना क्या होता है, इतने आपके बेनिफिट होते हैं। ये कौन से इंटरनल बेनिफिट, मतलब आपके अकेले के बेनिफिट। चलो भैया अब इंटरनल डिसएडवांटेज देख लेते हैं। मैनेजमेंट डिस इकोनॉमी, भैया आप मैनेजर रखोगे तो सही। हमने पहले ऐसा बोला कि मैनेजमेंट के कारण काफी अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, बट ये बोलना चाहता है दूसरे वाला, सामने वाला पर्सन दलील कर रहा है, दलील ये कर रहा है कि भैया मैनेजर हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू टेक अ डिसीजन फॉर एवरीडे, मतलब एवरीडे भैया कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए, भैया दिमाग की दही हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी आपसे। दूसरी चीज टेक्निकल डिसएडवांटेज, अगर आप फ्रीक्वेंटली आप ऐसा बोलोगे हम तो ये लेके आएंगे ये लेके आएंगे, अरे भाई मेरे सुनो, जितना आप प्रोडक्शन आप मशीन चेंज करोगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तेरे को दिमाग में घुसता नहीं है भाई। थर्ड वन, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमी, आप बोलोगे हम इस बिजनेस में घुस जाएंगे, इस बिजनेस में एशियन मेडिसिन बना देंगे, भैया यहाँ पे पेंट नहीं बेचना, यहाँ पे मेडिसिन बेचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए रिस्क बेयरिंग स्ट्रेटेजी। भैया आप ज्यादा रिस्क लेने जाओगे तो आप पूरी नैया लेके डूब जाओगे, एशियन पेंट भी लेके डूब जाओगे। तो यहाँ पे भी रिस्क है, ठीक है। जैसे वो बोले थे ना कि भैया मुन्ना भैया आएंगे, ठीक है, आपके पापा को मार देंगे, तो वहां पे रिस्क है। तो गुड्डू भैया, वो क्या बोलते हैं उसका नाम भैया ना, हाँ वो क्या बोलते हैं, मुन्ना भैया आएंगे बट घर वापस ही नहीं आया, रिस्क तो वहीं पे भी है। तो ये वही बात कर रहे भैया, आप डाइवर्सिफाई करोगे कि हम बिजनेस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, भैया यहाँ पे गुड्डू भैया आ गए और आपके नैया लेके डूब जाएंगे, तो भैया क्या करोगे, रिस्क तो यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर क्या बोलता है मार्केटिंग डिस इकोनॉमी, अरे भैया मार्केटिंग डिस इकोनॉमी का मतलब ये है कि अभी तक आप सिर्फ गुजरात में बेच रहे थे तो गुजरात में एडवर्टाइज कर रहे थे, अरे मेरे भाई दिल्ली में कैसे बेचोगे, गुजरात में होर्डिंग लगा के दिल्ली में बेचोगे, दिमाग है कि नहीं है भाई, दिल्ली में भी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी भाई, खर्चा तेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भैया डिसएडवांटेज है, इंटरनल डिसएडवांटेजेस, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आते हैं, आइए आइए बताइए, आइए फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोले भैया फिनेंशियल डिस इकोनॉमी। आप बोलोगे हमें तो कोई भी लोन दे देगा, हमारे लिए तो इजी है लोन लेना, अरे भाई कितनी लोन देगो, उसका इंटरेस्ट नहीं भरोगे, और तू जितना लोन लेता जाएगा इंटरेस्ट तेरा बढ़ता जाएगा, तेरे को लोन कब मिलेगी, काय को लोन कब मिलेगी, अगर तेरे पास 5 करोड़ की इनकम है और तूने 5 करोड़ का लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 100% आपको इनकम का लोन मिल रहा है, आपने ले लिया, आपको लगा नहीं यार अभी भी मेरे को 5 करोड़ की लोन चाहिए, अब दूसरी बैंक के पास गए, मेरे को लोन चाहिए 5 करोड़ की, इनकम कितनी है 5 करोड़, आइला देने के लिए रेडी है, बट बोला पहले कोई लोन लिए, क्या लिए, कितने की 5 करोड़, आइला रुको भाई, अभी तेरा रेट था 7%, बट तूने ऑलरेडी लोन लिए, रिस्क ज्यादा है, भैया 9% पे मिलेगा, लेना है तो ले नहीं तो घर जा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, यहाँ पे भी फिनेंशियल भी डिस इकोनॉमी है, मतलब जो इकोनॉमी है ना उसी को उल्टा करके भैया लटका के बोला भैया डिस इकोनॉमी है, समझ में आ रही है। लेट्स गो, अल्लाह, अभी लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती, गलती से क्लिक हो जाता, हो गया, चलो अभी तो सही है। हाँ आ जाओ, अब ये क्या बोल रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व कैसे होगा, देखो भैया जब इकोनॉमिक्स होगी मतलब बेनिफिट हो रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट कम जाएगी, ऐसे नहीं जाते, कुछ ऐसे जाती है ना, ऐसे जाएगी। फिर जब आपका डिस इकोनॉमी होगा तो ये क्या जाएगी भैया, ऊपर जाएगी। तो ये आपका कर्व कैसे बनता है, यू शेप का आपका कर्व बनता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब पूरी इंडस्ट्री अगर ग्रो हो रही है तो हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ये बोलना चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री अगर ग्रो हो रही है भैया, तो भैया मित्रों हमारे बेनिफिट को क्या होगा भैया, हमें कितना बेनिफिट होगा। चलिए सबसे पहला इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन, भैया अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो हम वहां पे रोड बना के देंगे, 24 आवर्स आपको पानी मिलेगा, ठीक है, पानी भी मिलेगा, रोड भी मिलेगा, सांस भी मिलेगी, जिंदा भी रहोगे भाई, ठीक है, स्किल लेबर भी मिलेगा, काई को अब होगा क्या, जहां पे इंडस्ट्री आ रही है लोग वहां पे जाते हैं जॉब करने के लिए, वैसे सिंपल सी बात है, तो वहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, बैंकिंग मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, बैंक भी बोलेगा भैया वहां पे जाते हैं, वहां पे एक भी बैंक नहीं है बट 500 एम्प्लॉई है, वहां पे जाएंगे सबके अकाउंट, वहां पे सैलरी अकाउंट खोलेंगे, मतलब जिंदगी एकदम से ना मजेदार हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक्स लोकलाइजेशन का बेनिफिट होता है। हाँ भैया दूसरा इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्टिंग्रेशन स्पेशलाइजेशन, अब इसमें क्या होता है भैया आपका, देखो आ जाओ, प्रोडक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट, अब ये क्या कहना चाहता है भैया कि आपका ना प्रोडक्शन को डिफरेंट पार्ट में बांट दो, मतलब आप भैया इलेक्ट्रॉनिक कार बना रहे हो, मैंने वैसे एग्जांपल दिया था भैया, क्या बोला था, एक कंपनी को बोलो आप भैया ना क्या बोलते हैं, पेंट का एग्जांपल लेते चलो, आप ऑयल बनाओ हम कलर बनाते हैं,
ठीक है, ये थर्ड वाला जो है वो जो मिक्स करेगा और मिक्स करके हम अपने डब्बे में भर के क्या करेंगे, बेच देंगे। मतलब हर एक को स्पेशलाइजेशन काम दे दिया, ठीक है, कि भैया तू ये काम कर, मैं ये काम कर, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया आपका स्पेशलाइजेशन होगा। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सर्विस। अरे भैया ये बोलना चाहता है कि हम एक दूसरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहता है कस्टमर, ये नहीं लेना चाहता है, ऐसे गाली दे के चला जाता है, ये मत बेचना। भैया कोई भी कंपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, ठीक है, बट ये दिया है तो पढ़ देगा भाई। ठीक है, मेरे को जो कोई भी अपना कॉम्पिटिटर को थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन बताएगी, कोई नहीं बताएगी भाई। आ जाओ, ठीक है। फोर्थ वन, देखो वीकनेसेस जिंदगी में, एक चीज बता देता हूं आप, मैं कहीं शायद, मेरे को पता नहीं, शायद गलती करी होगी मैंने काफी जगह पे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी वीकनेस जिंदगी में किसी को मत दिखाना, बताना भी मत। आपकी वीकनेस किसी को मत बताओ। इसका रीजन ये है भैया, आपकी वीकनेस आपको बर्बाद कर सकती है, और अगर वो किसी को पता है, ठीक है, रामायण देखिए भैया, कोई भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रामायण को देखो। नहीं देखना पूरा कोई बात नहीं, एटलीस्ट लास्ट एपिसोड देखना, जब रावण, मतलब लास्ट मतलब जिसमें रावण का डेथ होती है ना, वो देखना। उसका खुद का भाई बोलता है राम से, वो रावण नहीं मर रहा था, बट उसको पता थी वीकनेस उसके भाई की, भैया ये ना अधर्म कर रहा है, इसलिए वो राम की साइड आ गया, और उसको ही अकेले को ये वीकनेस पता थी कि ये कैसे मर सकता है। भैया भाई को भी वीकनेस पता थी, खुद भी वो बर्बाद हो गया। और वीकनेस जिंदगी में किसी को बतानी नहीं चाहिए। खराब से खराब जो यूज किए गए हैं किरदार, मतलब जो एक्चुअल में थे रामायण में या महाभारत में, वो भी आपको काफी सारी चीजें सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि भैया कभी भी जिंदगी में वीकनेस किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वीकनेस आपका सर्वनाश कर सकती है। और हाँ, आपका सक्सेस का जो फैक्टर बन रहा है वो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो, बट मुफ्त में तो जिंदगी में नहीं कर सकते भाई। अगर मैं अपना 10 साल बिताता हूँ कोई चीज में, ठीक है, नॉलेज और विद्या वही सब चीज है भाई, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड भी उतना मिलना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज है नॉलेज। अगर आप जिंदगी में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो और सबसे ज्यादा रिटर्न चाहना लेना चाहते हो, खुद पे इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है, तो ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। सर मैनेजर मर्जर नहीं आता इधर, मर्जर मतलब वो मर्जर एंड एक्विजिशन होगा वैसा, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि भैया ज्यादा बिकसेगा तो मर्जर होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां साथ में आके मर्जर करेगी, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो लिमिटेशन नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि बुक में लिखा हुआ ही लिखोगे, बुक में लिखा ऐसा लिखोगे, ऐसा नहीं, अलग ऑथर होगा 2 पॉइंट और लिखे होंगे, ठीक है, तो ऐसा लिमिटेशन नहीं है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, रियलिटी पे बेस है। चलो, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, रिसर्च बाय ऑल फर्म, अब यहाँ पे देखो लिखा है कि किसी ने, रिसर्च किया किसी फर्म ने, वो सारे फर्म को हेल्पफुल रहेगा, भैया कोई रिसर्च करेगा दूसरे को थोड़ी ना बताएगा, ठीक है, रिसर्च बाय ऑल फर्म मतलब कलेक्टिवली रिसर्च करो, आप ऑयल पे रिसर्च करो, मैं पेंट पे रिसर्च करता हूँ, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे बोला गया कि ऐसा होता है। ये आप बोल सकते हो कि रिसर्च में मर्जर किया है भाई, कि ऐसे ऐसे आप क्या करो, हम थोड़ा ये करते हैं भैया प्रोडक्ट रिसर्च, आप उसका रिसर्च करिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, आप बैटरी का रिसर्च करिए, हम इंजन का रिसर्च करते हैं, ये बॉडी का रिसर्च करते हैं, ठीक है, और तीनों मिला के क्या करेंगे, कार बनाएंगे, हीरो होंडा, ठीक है, इस तरीके से आ जाए, टाटा महिंद्रा, ऐसा। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, अब सर्च मत करना, टाटा महिंद्रा कुछ नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल बोले हो सकते थे। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कौन सा भैया आपको डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहला, इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस, अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट चाहिए, जितना इनपुट ज्यादा चाहिए भैया इनपुट की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज या कोई भी चीज है, इनपुट जितना है उतना है भाई, ठीक है, अब उसको ज्यादा बनाने के लिए भैया इनपुट ज्यादा चाहिए, इनपुट ज्यादा चाहिए, इनपुट की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस उसकी भी बढ़ जाएगी, सेम तरीके से। सेकेंड वन, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म इन पर्टिकुलर रिलीजन क्रिएट अनड्यू प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, और ये क्या हो जाएगा एज अ रिजल्ट बोटलनेक, डिले इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम फ्रीक्वेंटली विच विल लीड टू रेज इन पर यूनिट। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का क्या हो जाएगा भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपको प्रेशर डालेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्म का कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, पर्टिकुलर क्रिएट्स अंडर प्रेशर ऑन अ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का वाटर, फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीजें एज ए रिजल्ट
डिले इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, डिले होगा, और ये आपका अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या होगा, बढ़ाने वाला है। थर्ड वन इकोनॉमिक्स नहीं, डिस इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिखना है, डिस इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म होते जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। भैया आप पेंट बनाते हो ऑयल से, बट ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज है भैया, लिमिटेड रिसोर्सेज में। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज में, ठीक है, तो भैया क्या होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे रिसोर्सेज वैसे भी कम होते जा रहे हैं, पर यूनिट वैसे भी बढ़ता जाएगा। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्टिंग्रेशन, डिस्टिंग्रेटेड अमंग वेरियस प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि पहले वाले में आपने ऐसा बेनिफिट बताया कि एक 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 प्रोसेस, मतलब ऑयल बनाएगा कोई और, मैं अपने पेंट डालूंगा, तीसरे वाला सबको मिला के पेंट बनाएगा, मैं अपने डब्बे में करके बेचूंगा, हमने ऐसा बोल तो दिया। बट अगर ऑयल वाले ने गलती कर दी, या गलत ऑयल आ गया, या गलती उसमें हो गई, तो मेरा कलर वो भी गलत हो जाएगा, आगे वाली प्रोसेस सब गलत। एक प्रोसेस गलत होगी तो सब प्रोसेस गलत होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं भैया कि एक प्रोसेस गलत होगी तो सब गलत हो जाएगी। प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन वन यूनिट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर होल इंडस्ट्री। समझ में आ रही है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंड इंटरनल इकोनॉमिक, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक, सॉरी, एक्सटर्नल इकोनॉमिक से क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक से शिफ्ट डाउनवर्ड होगा, मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डाउन में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक से कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाएगी, तो ये क्या जाएगा, ये आपका अपवर्ड जाएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, आ जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बेटा, रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स गो, एक सेकेंड। चलिए ओके, जैसे कॉस्ट के बारे में देखा था, सेम रेवेन्यू के बारे में दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू मतलब जितनी क्वांटिटी बेची, फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी बेची और एक यूनिट का 12 रुपए, तो 1000 इंटू 12 कितना हुआ, 12,000, इट्स टोटल रेवेन्यू, ठीक है। या फिर अब सिग्मा एमआरपी कर सकते हो, मतलब समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, या फिर आपका क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके एग्जांपल से दिखाया था, एक यूनिट का आपको 10 रुपया मिला, दूसरे यूनिट का आपको 9 रुपये मिला, ये एमआर लिख रहा हूँ, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरे यूनिट आपने जो बेचा, तो तीसरा यूनिट बिका आपका 8 रुपये में, चौथा यूनिट आपने बेच दिया 12 रुपये में, तो टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ भैया, तो समीशन ऑफ एमआरपी क्या होता है, समीशन ऑफ एमआरपी आपका क्या हो जाता है भैया, टोटल रेवेन्यू बन जाता है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आपको देखना है। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। ये टोटल कॉस्ट जैसा ही है, तो मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट में रेवेन्यू कर्व आपका कैसा रहेगा, ठीक है। कंपटीशन आपका परफेक्ट होगा, भैया परफेक्ट को तो हाईलाइट ही नहीं किया, ओ माय गॉड, ये क्या भैया आपका परफेक्ट कंपटीशन। अगर परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन परफेक्ट है एकदम से, आपके जो अगल बगल में काफी सारी दुकानें हैं, तो आप क्या करोगे, प्राइस अपनी सेम रखोगे। हाँ भैया, प्राइस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखो, एक यूनिट बेचा तो 10 रुपए मिले, हाँ भैया, दूसरा बेचा तो 10 मिले, तीसरा बेचा उसका एवरेज 10 है, ठीक है। टोटल कितना, 3 × 10 30, ठीक है। और यही आपका क्या है, एवरेज प्राइस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इन सब का आप टोटल करोगे भैया, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू आपको यहाँ पे मिलता जाएगा कैसे, 20 में से 10 को माइनस किया 10, 30 में से 20 को माइनस किया 10, 40 में से 10, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे सब 10-10 आ रहा है, तो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट में अपन समझते हैं जिसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब यहाँ पे इसका अगर अपन कर्व देखें, तो प्राइस आपका क्या रहेगा, सेम, प्राइस सेम। अगर प्राइस सेम रहेगा, मतलब पहला यूनिट भी 10 रुपए पे, दूसरा यूनिट भी 10 रुपए पे, तीसरा यूनिट भी 10 रुपए पे, तो भैया एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, 10, क्योंकि सब 10 में बेचे। मार्जिनल रेवेन्यू कितना,
पहला 10 पे, दूसरा भी 10 पे, मतलब उसका भी 10, तीसरा भी 10 पे, भैया उसका भी 10, तो यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर बन जाएगा। ठीक है, सुनो देखो फिर से एक और बार देखो, प्राइस आपका कितना है भैया 10 10 10, अगर प्राइस सेम है तो आपका एवरेज भी कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट योर एवरेज। हाँ भैया, अगर एवरेज सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपका हर बार सेम अमाउंट से बढ़ रहा है तभी एवरेज आपका सेम आ रहा है, दैट मीन्स एमआर भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या हुआ भैया, आपका प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर आपका बन जाएगा, क्योंकि आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे, in the above diagram AR is equal to MR, curve is parallel to x axis because price is a constant। okay okay, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, सेलर वांट टू इंक्रीज द सेल, अगर आपको सेल इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन अंडर इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, अब इम्परफेक्ट मार्केट है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल को बढ़ाने के लिए प्राइस को क्या कर रहे हो बेटा, कम कर रहे हो। अब आप प्राइस कम, सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ रहा है, हाँ भैया देखो नीचे आ रहा है, सेल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर प्राइस कम होती जाएगी तो सिंपल से समझ में आता है कि एवरेज रेवेन्यू भी कम होता जाएगा, इसके साथ साथ आपका क्या है भैया, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बट मुझे ये बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्ट करता है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रिएक्ट करता है, प्राइस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो पहले एक यूनिट 10 में जा रहा था, 2 यूनिट 9 में गया, तो 9 इंटू 2 18 आपका क्या बना, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस टोटल टी, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टी आर एन माइनस 1 ऐसा है। हाँ, तो एन की जगह अगर सेकंड ले तो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन मतलब सेकंड का टोटल रेवेन्यू 18। ओके, टी आर एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब किसका रेवेन्यू, 1 का रेवेन्यू कितना 10, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक बार लिख के बता दिया फॉर्मूला से हिसाब से, ये आपको मिल गया 8। ठीक है, यहाँ पे 8 पे जा रहा है 3 यूनिट, तो टोटल हुआ 24, कितना आएगा एमआर 6। ठीक है, तो ये आपका एवरेज, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे करते हो वो भी आपको बताएं। ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो तो आपका क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। इन एडिशनल रेवेन्यू मतलब एक यूनिट एडिशनल आपको कितनी, टोटल में एडिशनल कितना मिला उसे अपन बोलते भैया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ में आ गया। इसका कर्व अपन देखेंगे तो नीचे जाएगा, वैसे आपको बताया एमआर कर्व ऑलवेज ज्यादा रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि एवरेज जो होता है वो भैया क्या होता है, वो डिवाइड बाय टोटल यूनिट होता है, तो एवरेज उतना रिएक्ट नहीं कर पाता। देखो यहाँ पे आपका मार्जिनल 8 है, ठीक है, ये क्या है भैया 6 हो गया, ये 5 हो गया, 2 हो गया, एकदम से नीचे आ गया, एकदम से नीचे आ गया, बट एवरेज उतना नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भैया 24 डिवाइड बाय 3 होगा ना, तो क्या होगा 8 आएगा, 28 डिवाइड बाय 4 होगा, रिएक्ट करेगा बट मिनिमम रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जितना चेंज आएगा, ठीक है, उतना चेंज सभी प्रोडक्ट के डिवाइड पे जाएगा। ठीक है, 5 रुपए का चेंज आएगा तो डिवाइड बाय 5 यूनिट करोगे तो एवरेज में सिर्फ 1 ही रुपए का फर्क आ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जहां पे भी जाएगा भैया एमआर ज्यादा रिएक्ट करेगा। यहाँ पे अगर आपकी प्राइस, आउटपुट बढ़ा रहे हो, प्राइस कम हो रही है, एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगी, एमआर भी कम हो जाएगा, बट एमआर ज्यादा रिएक्ट करेगा मतलब एमआर जल्दी से नीचे जाएगा। तो कुछ कर्व इसका कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एमआर एंड एआर कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, एमआर कर्व बिलो द एआर कर्व, जब डाउनवर्ड जाएगा तब एमआर कर्व बिलो होगा, जब अपवर्ड जाएगा तब एमआर कर्व क्या होगा भैया, ऊपर होगा। ठीक है, अब वो होगा एआर एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे ऑल मार्केट में क्या दिया भैया, पी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, आपको दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका होता है बेटा खत्म, रेवेन्यू एवरेज थियरी ऑफ द कॉस्ट का आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो अभी चारों चार चैप्टर आप जल्दी से कर लेना, तो 1-2 दिन में मुझे पूरा रिवीजन करवाना है। ठीक है, तो 1-2 दिन में मुझे पूरा रिवीजन करवाना है, बट पहले आप इसे कंप्लीट करोगे तब ना। ठीक है, तो जैसे आपका कंप्लीट हो जाए एक बार पढ़ना, तब मेरे को बता दीजिएगा। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, हाँ इकोनॉमिक्स अपना हाफ तो खत्म हो गया। ठीक है, और हाफ और भी खत्म हो जाए, मेरा टारगेट है भैया, टारगेट मेरा ऐसा है कि सितंबर तक इकोनॉमिक्स को पूरा खत्म कर दे, लॉ को, लॉ भी लगभग हो जाएगा पूरा का पूरा, सितंबर तक लॉ भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बचेगा मैनेजमेंट। ठीक है, अक्टूबर में। और अकाउंट्स में, मुझे अकाउंट्स में मैं क्यों, ठीक है अकाउंट्स में मेरे को दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को इकोनॉमिक्स एंड लॉ का आपको ज्यादा करवाना है क्योंकि थियरी है, प्रैक्टिकल तो आप अच्छी तरीके से कर लोगे, बट थियरी में मुझे ज्यादा टाइम देना है, तो अभी मेरा फोकस है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का ज्यादा फोकस। ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक्स एंड लॉ में,
तो वो जितना हो सके उतना ज्यादा जल्दी से जल्दी सितंबर तक खत्म कर देंगे, तो वो आप फ्री हो जाओगे, फिर पढ़ सकोगे आराम से, ठीक है, क्योंकि उसमें डाउट आता था मेरे को पूछ सको, ज्यादा टाइम मिले। और अकाउंट्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अकाउंट्स में कॉस्टिंग वाला पार्ट है, बट मैं कॉस्टिंग अभी सितंबर तक तो नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं थियरी के साथ और भी थियरी ले लूंगा अकाउंट की, तो अब बोर हो जाओगे। बेटर चीज है, या तो अकाउंट का क्लास रखेंगे या तो मैथ्स एंड स्टेट का रखेंगे, तो 3 सब्जेक्ट आपके पैरेलल चलने वाले हैं सितंबर तक, ठीक है। अक्टूबर में आपका पूरा का पूरा सितंबर वो कोर्स हो जाएगा खत्म, नवंबर दिसंबर आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिल जाएगा। अगर दिसंबर में स्टार्टिंग में एग्जाम होगी तो भैया कोर्स और भी स्पीड में अपन कवर करेंगे, मतलब फिर 4 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।